अभी 8 साल की थी जब उसके माँ पिताजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके दो छोटे भाई थे और ताई जी ने उन्हें घर से निकाल दिया तो वो एक झुग्गी में रहने लगे। 2 दिन की भूख की वजह से चलना मुश्किल था। तभी सोनी एक खाने की दुकान से गुजरी तो कचरे में रोटी के टुकड़े और एक दाल का पैकेट पड़ा था। जैसे ही उसने उठाया तो दुकानदार की नज़र उस पर पड़ गई तो उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। जब वो रोटी के लालच में अंदर गई तो 8 साल की सोनी तेज तूफानी बारिश में अपनी झुग्गी में दोनों भाइयों के साथ बैठी हुई थी। दोनों भाई उससे छोटे थे, एक 6 साल का था और एक छोटा 4 साल का। दोनों ही अपनी बहन के साथ डर के मारे जुड़कर बैठे थे। बारिश तो इस तरह हो रही थी कि जैसे आज सब कुछ तबाह कर देगी। बादल की गरज से तीनों बच्चे सहमे हुए एक दूसरे में पनाह ढूंढ रहे थे। ऊपर से हर जगह से सुराख थे जहां से पानी नीचे टपक रहा था। तीनों बच्चे चारपाई पर बैठे हुए थे। आंसू तीनों की आंखों से लगातार बह रहे थे। दोनों भाई सोनी से छोटे थे इसलिए सिसकियां और हिचकियों से रो रहे थे। एक सोनी ही थी जो सिर्फ आंसू बहा रही थी। डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन अगर वो भी रोने लगती तो छोटे भाइयों को हिम्मत कौन देता। वो दोनों बहन के साथ इस तरह से लगे हुए थे कि जैसे सोनी उसकी 8 साल की बहन ना हो बल्कि माँ हो जो उन्हें हर परेशानी से बचा लेगी। दोनों रोते हुए कह रहे थे कि दीदी ये बारिश कब खत्म होगी, हमें डर लग रहा है। सोनी कहने लगी कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, तुम लोग क्यों इतना डर रहे हो, देखो ना बारिश कितनी अच्छी होती है। हमारी माँ भी यही कहती थी कि बारिश से घबराना नहीं चाहिए, ये तो भगवान की कृपा होती है। सोनी को अपनी माँ की बात याद आई तो उसने अपने भाइयों को इन्हीं बातों से तसल्ली देनी शुरू की। लेकिन जब भी जोर से बादल गरजते दोनों भाइयों का दिल जोर से धड़कने लगता। एक बार तो बादल इतनी जोर से गरजा कि सोनी का भी बुरी तरह से दिल कांप गया था। ऐसा लग रहा था कि बिजली आज उन पर गिर जाएगी। इतनी खतरनाक रात थी और इतनी तेज तूफानी बारिश कि तीनों बच्चे बुरी तरह से भीग चुके थे। सर्दियों की बारिश थी इसलिए सर्दी के मारे बुरी तरह से कांप रहे थे। ना ही ऊपर ओढ़ने का कोई रजाई थी, ना ही कोई छतरी और ना ही कोई छत। बस ये कपड़े की झुग्गी थी जो कि इस बारिश से उनको बचाने के लिए काफी ना थी। तीनों अनाथ बच्चों का एक दूसरे के अलावा कोई सहारा न था। ये बच्चे कोई भिखारी और गरीब बच्चे न थे। कुछ दिन पहले उनका अपने एक घर था, माँ बाप थे, बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन माँ बाप की मौत ने तो जैसे बच्चों को जीते जी मार डाला था। उनके माँ बाप अपने तीनों बच्चों को छोड़कर बाजार गए थे, लेकिन उसी वक्त एक जुलूस सड़क पर निकल रहा था और उनकी मोटरसाइकिल इस जुलूस के सामने अचानक से आ गई। मौके पर ही दोनों भगवान को प्यारे हो चुके थे और बच्चे अनाथ हो गए। जब बच्चों को ये खबर मिली तो रोने धोने लगे। बराबर वाला घर उनके ताया जी का था। भाई की मौत का सुनकर बड़ा भाई छोटे बच्चों को अपने साथ लगाकर रोने लगा। लेकिन सोनी की ताई बड़ी कठोर स्वभाव की औरत थी। उसे ना तो अपने देवर देवरानी की मौत पर अफसोस था और ना ही बच्चों पर तरस आ रहा था। 3-4 दिन तो वो चुप रही, जानती थी कि पति का जज्बाती रिश्ता है। उसने तीनों बच्चों को समेट लिया था, खाना भी अपने हाथों से खिला रहा था। कहता था कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बेफिक्र रहो, परेशान मत हो। लेकिन सोनी की ताई को ये सब कहाँ बर्दाश्त था कि उसका पति अपने बच्चों को छोड़कर भाई के बच्चों को प्यार करे, अपने हाथ से खाना खिलाए। जैसे ही 15 दिन गुजरे तो सोनी की ताई ने अपने पति से कहना शुरू कर दिया कि इन बच्चों को यहाँ से चलता करो, मैं इन्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनना था कि उसके ताया ने अपनी पत्नी से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। कहने लगा क्यों चलता करूं अपने घर से, वो बेचारे अकेले अपने घर में कैसे रह सकते हैं। ताई कहने लगी वो घर भी उनका नहीं है, अरे वो तो तुम्हारे भाई का था, उसके मरने के बाद उसका सब कुछ तो तुम्हारा ही हो गया। इन बच्चों को घर से बाहर निकालो, हमारी अपनी भी तो औलाद है, उनके बारे में सोचो। वो कहने लगा ये भी मेरे ही बच्चे हैं, खबरदार जो तुमने मेरे अनाथ भतीजे और भतीजों को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें तलाक देकर चलता कर दूंगा। ये सुनना था कि सोनी की ताई जरा चुप हो गई कि कहीं जज्बात में आकर उसका पति उसे वाकई तलाक ना दे दे। लेकिन धीरे धीरे उसने सबसे पहले सोनी का स्कूल छुड़ाया कि मुझसे घर के सारे काम नहीं होते, इसलिए आज के बाद तुम पढ़ने नहीं जाओगी, मेरे साथ घर के कामों में मेरी मदद करोगी। 8 साल की सोनी अपनी ताई के साथ छोटे मोटे काम करवाने लगी। लेकिन जैसे ही सोनी का ताया घर पर आता तो उसकी ताई इन तीनों बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत जताने लगती। एक बार उनका ताया किसी जरूरी काम के लिए दूसरे शहर चला गया। ताई के पास ये अच्छा मौका था बच्चों को घर से धक्के मारकर बाहर निकालने का, और उस औरत को जरा भी इन अनाथ बच्चों पर तरस नहीं खाया था। आधी रात का समय था जब सोनी की ताई ने उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। बच्चों को खाना तक नहीं खाने दिया था। तीनों बच्चे रोते रहे, ताई के सामने हाथ जोड़कर कहते रहे कि ताई जी भगवान के लिए हमें घर के कोने में रहने दो, लेकिन घर से मत निकालो। लेकिन वो कठोर औरत किसी जालिम से कम न थी। मासूम बच्चों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो उसी दरवाजे पर बैठे रोते रहे, बार बार दरवाजा खटखटाते रहे, भगवान से ये प्रार्थना करते रहे कि ताया जी अभी आ जाएं ताकि उन्हें घर के अंदर जाने की अनुमति मिल जाए। ताई ने सोनी के घर पर ताला लगा दिया था ताकि ये अपने घर पर भी जाकर पनाह न ले ले। उसकी ताई की पहले से ये इस घर पर नजर थी। लेकिन सुबह ही सुबह जब उसकी ताई ने
दरवाज़ा खोला तो तीनों बच्चे उसके गेट के पास ही लेटकर सो रहे थे। ये देखकर तो वो कुछ परेशान हुई कि अगर ये बच्चे यहाँ से नहीं गए तो जब इनका ताया वापस आएगा तो उसको मारे पीटेगा कि क्यों इसके अनाथ भतीजी भतीजों को बाहर सड़क पर सुलाया। उसने बच्चों को अंदर बुला लिया और फिर उनसे कहने लगी कि आज मैं तुम लोगों को घुमाने लेकर जाती हूँ, और अपने व्यवहार की भी माफ़ी मांग ली कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। तीनों बच्चों के पास सिवाय अपनी ताई की बात मानने के और कोई दूसरा रास्ता न था। सोनी की ताई ने पहले तो उन्हें जी भरकर खाना खिलाया। जब उनका पेट भर गया तो उन्हें घुमाने के लिए बाहर ले आई, रिक्शे में बिठाकर काफ़ी दूर जहाँ पर पुल के नीचे झुग्गियाँ बनी हुई थी वहीं फुटपाथ पर उन्हें बिठाकर कहने लगी कि तुम लोग यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करो, मैं बस अभी आती हूँ। तीनों बच्चे छोटे थे इसलिए फुटपाथ पर बैठ गए और वो उसी रिक्शे में बैठकर वापस चली गई। वो बच्चे रात तक अपनी ताई का इंतज़ार करते रहे लेकिन वो नहीं आई। जब रात ज़्यादा हो गई तो दोनों भाई रोने लगे। सोनी से कहने लगे, ताई जी अभी तक क्यों नहीं आई? सोनी समझ गई थी, हालांकि 8 साल की थी, लेकिन उन लोगों के बर्ताव ने समझा दिया था कि अब उसकी ताई वापस नहीं आएंगी। वो जानबूझकर उन्हें इतनी दूर छोड़कर गई हैं ताकि वो वापस ना आ जाएं, और उसके ताया जब शहर से लौटेंगे और उन्हें देखेंगे तो वापस घर में ना ले जाएं। वो चुपचाप सड़क पर चलती चली जा रही थी लेकिन एक सिसकी भी उसके होठों पर नहीं आई थी। इसके बाद उसने गाड़ियों के शीशे साफ करने शुरू कर दिए। वहीं गरीब ही एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसने इन तीनों बच्चों को अपनी झुग्गी में रहने के लिए जगह दे दी। लेकिन वो औरत बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, उसका कोई था भी नहीं, इसलिए बहुत जल्द उसका देहांत हो गया। जब तक वो औरत जिंदा थी तीनों बच्चों को माँ की तरह ही संभाल रही थी। लेकिन उसके मरने के बाद सोनी और उसके दोनों भाई उस झुग्गी में अकेले रहने लगे। दिन भर तीनों भाई बहन कभी लोगों के जूतों पर कपड़ा मारकर साफ करते तो कभी गाड़ियों पर कपड़ा मारते, लेकिन भीख नहीं मांगते थे। और गाड़ी वाले अमीर तरीन लोग कभी तो शीशा खोलकर 10 का नोट उनके हाथ पर रख देते और कभी उल्टे हाथ मारकर गाड़ी आगे बढ़ाकर ले जाते। बस ऐसे ही इनका गुजर बसर हो रहा था। कभी खाने के लिए पैसे होते तो कभी वो भी न होते, और जिस दिन खाने के लिए पैसे न होते उस दिन सोनी को कूड़ेदान से अपने और अपने भाइयों के लिए बासी खाना निकालना पड़ता। जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी, मगर दिन ब दिन पेट न भरने की वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। सोनी, जिसका चेहरा बिल्कुल गुलाब जैसा खिला रहता था, अपने ख़ानदान में वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। वक्त के थप्पड़ ने और इस भूख और तंगी ने उसके रंग को काला कर दिया था। उसके दोनों छोटे भाई अक्सर बीमार रहने लगे थे क्योंकि रोज़ रोज़ उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता था। अक्सर उन्हें कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ता। खाना कई बार तो बहुत ख़राब होता, तो इसका कुछ न कुछ असर तो उनके शरीर पर तो होना था। बच्चों की तबीयत खराब देखकर सोनी भी परेशान हो गई। उसके पास इतने पैसे ही ना थे कि वो जाकर दवा ले आती। ऊपर से इतनी तेज तूफानी बारिश ने तो जैसे वैसे ही दोनों की तबीयत ज्यादा खराब कर दी थी। सोनी भी बच्ची थी, आखिर कितनी हिम्मत करती। सारी रात बारिश होती रही। सर्दी में ठिठुरते कांपते बच्चे आंखें मूंदे सो चुके थे। सुबह भड़कीली धूप निकली थी। धूप की किरणें बच्चों के चेहरे पर पड़ी। सोनी और उसके दोनों भाई पूरी तरह भीग चुके थे। सर्दी की शिद्दत से जिस्म में तो जैसे खून भी जम चुका था। गर्म गर्म सूरज की किरणों ने बच्चों के जिस्म को थोड़ी गर्मी दी थी। उन्हें कुछ सुकून मिला था। सोनी हड़बड़ा कर उठी थी। आंखें खोलकर देखा तो उसके दोनों भाई उसकी गोद में सर रखकर सो रहे थे। अभी तक उनके शरीर में कपकपी जारी थी। उससे और न रहा गया तो वो रोने लगी, दोनों भाइयों को उठाने लगी। उसे ये फिक्र होने लगी थी कि कहीं उसके दोनों भाई उसे छोड़कर तो नहीं चले गए। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। सर्दी तो जैसे उनके लिए अजाब बनकर आई थी। ऊपर से इस बारिश ने तो जैसे उनकी परीक्षाओं को और बढ़ा दिया था। जैसे तैसे करके उसने अपने दोनों भाइयों को उठाया, बाहर धूप में जमीन पर लिटा दिया और अपने दोनों भाइयों के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। एक औरत जो कि घर घर भीख मांगकर गुजारा करती थी, जब उसने सोनी को 2 बच्चों के पास बैठकर रोते हुए देखा तो समझी कि शायद बच्ची के दोनों भाई मर चुके हैं। वो उनके पास आई और सोनी से वजह पूछने लगी। सोनी ने रोते हुए जब रात का वाकया सुनाया तो वो औरत भले गरीब थी मगर थोड़ी बहुत दिल में हमदर्दी तो रखती थी। उसने अपने पास भीख के पैसे में से कुछ पैसे सोनी को दी और बोली कि जा जाकर दवा खाने से दवा ले आ, तब तक मैं तेरे भाइयों को उठाने की कोशिश करती हूँ। जब तक सोनी गई और मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा लेकर आई, तब तक उस औरत ने अपने बच्चों के फटे हुए पुराने कपड़े उन बच्चों के शरीर पर लपेटे थे। उन बच्चों को यूं सीने से लगाकर बैठ गई कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को अपने जिस्म की गर्मी देती है। बच्चों को भी यही लगा कि शायद माँ आ चुकी हैं। वो माँ माँ करते उठकर बैठ गए। देखा तो वो कोई और ही औरत थी। तब तक सोनी भी आ गई। उसने दवाई दी तो बच्चों की आंखें कुछ खुली थीं, मगर भूख की शिद्दत से निढाल थे। छोटा 4 साल का बच्चा सोनी से कहने लगा कि दीदी, बहुत भूख लगी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ मुझे काट रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। सोनी ने बड़ी आस से उस भिखारी की तरफ देखा, कहने लगी कि मौसी, आपके पास कोई चीज़ है तो मेरे भाइयों को खाने के लिए दे दो।
ये भूखे हैं। उस औरत ने अपनी झुग्गी में जाकर देखा तो कई दिन की बासी सूखी रोटी पड़ी हुई थी। उसने वो रोटी का कुछ हिस्सा लाकर सोनी को दिया और कहने लगी कि जा जाकर उधर नल से रोटी को भिगो ला, नरम पड़ जाएगी तो अपने भाइयों को खिला देना। सोनी ने उस रोटी को देखा जिस पर कालापन आ चुका था। रोटी पर फंगस लग चुकी थी, मगर इसके बावजूद नल से उसी रोटी को धोकर अपने भाइयों को खिलाने लगी। पेट में रोटी पहुंची तो उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर हुई थी, मगर सोनी अभी तक खुद भूखी थी। उसने दोनों भाइयों को वही झुग्गी में आराम करने के लिए कहा और खुद सड़क पर जाकर खड़ी हो गई। आते जाते लोगों के बूट साफ कर देती तो कभी किसी गाड़ी के शीशे, मगर आज तो उसको कोई उसके हाथ पर 10 रुपए भी नहीं रख रहा था। भूख से तो उसे चक्कर आने लगे थे। 2-3 बार वो चकराकर गिर भी चुकी थी। उसने सड़क को छोड़ा और आसपास मौजूद दुकानों पर जाकर लोगों के आगे हाथ फैलाकर कहने लगी कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कोई गरीब भिखारी नहीं हूँ। मेरे पापा बड़े अमीर थे, हमारा भी बड़ा सा घर था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यकीन मानो हमारे दरवाजे पर जब भी कोई भिखारी आता था तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। मगर आज मुझ पर बुरा वक्त आया है, मुझे खाने को कुछ दे दो, मैं मर जाऊंगी। वो परेशान हो चुकी थी। लोगों को अपने दुखड़े सुना कर इस कोशिश में लगी थी कि शायद मेरे दुख सुनकर लोग मेरी मदद करने लगे। मगर वहां पर बैठे हुए लोग, कोई सिगरेट का कश लगा रहा था तो कोई अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। बड़ी ही कमीनी नजरों से सोनी को देखकर कहने लगे कि अच्छा, तो अगर अमीर बाप की औलाद है तो हम भी फिर इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। चल जा, निकल यहाँ से। कहानी किसी और को सुनाना। आजकल के भिखारी भी ना नए नए हथकंडे अपनाते हैं भीख मांगने के। सोनी अपनी बेइज्जती करवाकर वहां से आगे बढ़ गई। शाम हो चुकी थी, घर पर भाई भी भूखे थे। उसे एक तरफ खाने का ठेला नजर आया। शाम का वक्त हो चुका था और वो अपने ठेले पर रोटी और दाल सब्जी वगैरह बना रहा था। खुशबू इतनी अच्छी थी कि सोनी के मुंह पर पानी आ गया। वो चलती हुई उस खाने के वाले के पास गई। दिल चाहा कि उससे कहे कि मुझे एक रोटी खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। मगर इससे पहले उसने जितने लोगों के पास भी जाकर ये कहा था, सबने ही उसे बातें सुनाई थी। इसलिए वो खामोशी से ठेले वाले से कुछ दूर खड़े होकर देखने लगी। ठेले वाले के पास में ही कचरे के बहुत से थैले पड़े थे, जिसमें हो न हो उसने खराब खाना वगैरह जरूर फेंक रखा होगा। वहां पर एक लाइन में खाना, पिज्जा, बर्गर, पकोड़े, उस तरह की कई चीजों के ठेले लगे थे। वो अपना बचा हुआ खराब खाना पीछे पड़े थैलों में ही फेंक रहे थे। ये देखकर सोनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उन ठेलों वालों की नजरों से बचकर उन थैलों के पास गई। जो वो जल्दी जल्दी उन थैलों को टटोल कर देख रही थी कि उसे इनमें से कोई मतलब की चीज मिल जाए। कहीं खराब प्याज के छिलके तो कहीं आलू के छिलके। सब गंदे, उसके हाथ गंदे हो रहे थे। मगर भूख की शिद्दत क्या थी ये सोनी अच्छे से जानती थी। जैसे उसने टटोला तो उसमें से उसे एक रोटी दिखाई दी। उसी के साथ एक शॉपर में दाल भी दिखाई दी, जो कि खराब हो चुकी थी। आधा खाया हुआ खाना था। उसने जल्दी से वो खाना शॉपर से निकाला और जैसे ही पलटी तो उसे झटका सा लगा था, क्योंकि पीछे वो खाने वाला खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी उम्र 25 साल थी। सोनी को देखकर कहने लगा, तुम ये क्या कर रही हो? थैले से कौन सा खजाना ढूंढने की कोशिश में लगी हो? तो सोनी डर गई। डरते डरते बोली, रोटी और दाल अपने पीछे छुपा ली और कहने लगी, कुछ नहीं, मुझे भूख लगी थी, मैं गरीब लड़की हूँ, इसलिए कचरे से खाना चुराकर खाने लगी थी। उस लड़के ने गौर से सोनी को देखा और फिर कहने लगा, अच्छा, तुम कचरे से चुराकर क्यों खा रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें अच्छा खाना देता हूँ। सोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। वो तो मासूम बच्ची थी, उस इंसान की चाल को ना समझ सकी। फौरन वो खाना वहीं पर रख दी और कहने लगी कि सच में आप मुझे अच्छा खाना देंगे? मेरे लिए भी और मेरे दोनों भाइयों के लिए भी। सोनी को जरा सी हमदर्दी मिली तो वो खुश हो चुकी थी। रोते हुए उस इंसान को सब कुछ खुली किताब की तरह बताने लगी। रोते हुए बोली कि मुझे मेरे भाइयों के लिए भी खाना दोगे? वो लड़का बड़े ही अजीब अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छे से खाना खिलाता हूँ। इतना कहकर उसने एक नज़र आसपास दौड़ाई और फिर सोनी का हाथ पकड़कर उसे सामने दुकान में ले जाने लगा। सोनी उस इंसान के साथ दुकान में जा चुकी थी। उस दुकान में तो खाने पीने की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। उसने पलटकर उस इंसान को देखा और कहने लगी कि भैया, यहाँ पर तो खाने की कोई चीज़ नहीं है, मैं क्या खाऊंगी? उस इंसान ने मुस्कुराकर सोनी को देखा, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गालों तक आया और फिर उसके कंधे को पकड़कर कहने लगा, यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ना जाने क्यों सोनी को थोड़ी बेचैनी सी होने लगी थी। उसे ये इंसान ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं कोई उसके साथ गलत ना कर दे। मगर जब वो इंसान वापस आया तो उसके पास प्लेट भरकर खाना था और साथ में चटनी भी। इतना स्वादिष्ट खाना इतने दिनों बाद देखकर तो वो खाने पर टूट पड़ी थी। आधा खाना उसके मुंह से बाहर गिर रहा था। वो तो बस अपना पेट भरने के चक्कर में थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके तो भाई भी घर पर भूखे हैं। वो कैसे अपने भाइयों से पहले खाना खा सकती है? वो अचानक खाते हुए रुकी तो वो लड़का कहने लगा कि क्या हुआ, तुम क्यों रुक गई हो? सोनी कहने लगी कि दरअसल मैं ये खाना अपने साथ घर लेकर जाऊंगी, मेरे भाई भूखे हैं।
उनकी भी खाने की ज़रूरत है। मगर वो इंसान कहने लगा, ये तुम पेट भर कर खा लो, मैं तुम्हारे भाइयों के लिए अलग से खाना पैक कर दूंगा। ये सुनकर सोनी को हैरत हुई थी कि आखिर ये इंसान उसके लिए इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। खैर, उसने पेट भरकर खाना खाया और फिर एक शॉपर में खाना लेकर अपने घर चली गई। जैसे ही घर झोपड़ी के पास कच्ची जमीन पर पहुंची तो उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वो कदम उठा रही है उसके पीछे कोई और भी चलता हुआ आ रहा है। वो झोपड़ी में पहुंची तो उसके भाइयों की हालत खराब थी। खाने के लिए तो जैसे बेचैन थे। बहन के हाथ में शॉपर देखे और खुशबू सूंघी तो रहा ना गया। सोनी ने भी जल्दी जल्दी अपने भाइयों को इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया। खाना खाकर उनकी आंखें कुछ खुली तो अपनी बहन से कहने लगे कि इतना अच्छा साफ सुथरा खाना तुम्हें कहाँ से मिला। तो सोनी उस इंसान को दुआएं देते हुए अपने भाइयों को सारा किस्सा सुनाने लगी। वो भी खुश हो चुके थे। कहने लगे कि हमारी तबीयत ठीक हो हुई तो हम उस इंसान के पास जाकर काम किया करेंगे। इन तीनों को कहाँ खबर थी कि वो इंसान आगे जाकर इनके साथ क्या करने वाला है। उस दिन सोनी अपनी झोपड़ी में बैठी थी। पेट भरा था तो दिमाग भी चलने लगा। सोचने लगी कि कल वो बहाने से अपनी ताई के घर जाएगी। उसका तो अपना घर भी वहीं था। किसी न किसी तरह लोगों से पूछकर वो उस मोहल्ले तक जरूर जाएगी। उसे अपने मोहल्ले का नाम याद था। अगर ताया से उसकी मुलाकात हो जाती तो उसकी मुश्किल हल हो सकती थी। आधी रात का वक्त था जब झोपड़ी में कोई दाखिल हुआ। सोनी डर से चिल्लाने लगी थी। आखिर चोर झोपड़ी में कौन सी डकैती करने आ सकता था। मगर वो दो नकाबपोश लोग थे। उन्होंने झोपड़ी में घुसकर इन तीनों बहन भाइयों को उठाया और उनकी गर्दन में एक सुई चुभो दी। तीनों ही बेहोश हो चुके थे। जब तीनों को होश आया तो वो एक कमरे में बंद थे। डर से कांपने लगे। आखिर कौन था जो उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। वो कमरे का दरवाजा बजाने लगे, रोने लगे। उन्हें तो कोई अगवा कर लाया था, मगर क्यों। तभी कमरे के बाहर से सोनी को जानी पहचानी सी आवाज आई। ये आवाज तो सोनी अच्छे से पहचान सकती थी। ये तो वही खाने वाला इंसान था जो किसी से कह रहा था कि बस आज शाम तक इन्हें मुंबई पहुंचा दो। वहीं पर सेठ बताएंगे कि क्या करना है। अगर तुम अपने काम के लिए ठीक हुए तो सही है, वरना इनके दिल गुर्दे निकाल कर अस्पताल में दे देंगे। कम से कम लाखों रुपए तो हाथ आएंगे। ये सुनकर सोनी तो चकराकर गिरी थी। वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। कुछ ही देर बाद उन्हें गाड़ी में डालकर ले जाया जाने लगा। तीनों बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे कि हमें कहीं मत लेकर जाओ। मगर ऐन उसी वक्त उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस इस गाड़ी को घेर चुकी थी। ड्राइवर और साथ बैठे उस इंसान को पकड़ लिया गया, जिनका काम ही मासूम, खासकर झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों को पकड़ना और उनसे स्मगलिंग करवाना था, जो उनके जिस्म के पार्ट्स बेचकर पैसे कमाते थे। बच्चे पुलिस के हाथ लग चुके थे। सोनी तो जैसे हर इंसान से डर रही थी। रोते हुए उसने पुलिस को जब अपने बारे में बताया तो वो पुलिस उसके ताया का करीबी दोस्त था। उसने फौरन अपने दोस्त को कॉल की और बच्चों की तस्वीरें व्हाट्सएप की। ताया तो अलग परेशान थे। ताई ने उनसे कहा था कि बच्चे घर से भाग गए हैं। वो तो खुद उनको ढूंढने की कोशिश में लगे थे। अपने जिले के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दे रखी थी। मगर अपने दोस्त की बात सुनकर सोनी के ताया फौरन आए, बच्चों को देखकर सीने से लगा लिया और चूमने लगे। उनकी हालत तो इन 5-6 महीनों में बिल्कुल ही बदल कर रह गई थी। सोनी ने रोते हुए ताया को सब कुछ बताया तो ताया आग बबूला हो चुका था। घर जाकर उसने ताई को तलाक देना चाहिए तो ताई फौरन पैरों में गिर गईं। रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। वो सोनी के भी पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी तो सोनी ने अपनी ताई को माफ कर दिया। जितनी मुश्किलें कठिनाई वो झेल कर आई थी, ये सब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। ताई को भी अक्ल आ चुकी थी। जानती थी अगर यहाँ से तलाक ले ली तो कहाँ जाएंगी। मैके में तो भाई भाभियां मुंह लगाने को तैयार न थे। इसलिए उसने अपना बर्ताव बच्चों के साथ ठीक कर लिया। उनकी पढ़ाई का खर्च ताया ने उठाया और वक्त के साथ साथ तीनों बहन भाई पढ़ लिखकर अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक इमोशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।